चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल की अगर बात करें तो तुम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में मोल पढ़ा होगा। ठीक, मोल क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरिंग सब्सटेंस, यूनिट ऑफ मेजरिंग मैटर या सब्सटेंस कह सकते हैं। पढ़ा है सभी ने मोल। अब अगर हम मोल की बात करें कि एक मोल का मतलब क्या होता है, तो जैसे अगर हमने कहा एक मोल ऑफ सोडियम, एक मोल ऑफ सोडियम, तो एक मोल सोडियम को जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किसी का भी एक मोल लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सोडियम का ही हो। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। दोनों में डिफरेंस समझ ली कि अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U, यूनिफाइड मास। यहाँ यूनिट क्या है? U। लेकिन अगर यही चीज मैं 23G लिख दूं मतलब ग्राम, तो यही मास क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, काफी अंतर होता है लेकिन वो कंपैरिजन है। ठीक है बेटा, दरवाजा सही से बंद करो। 23U क्या बन जाएगा? अगर ग्राम में है तो वही क्या बन जाएगा? मोलर मास। तो एक मोल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के। अब जैसे अगर मैंने कहा एक मोल वाटर, 1 मोल वाटर, तो वाटर का अगर मोलर मास देखा जाए तो क्या होता है? 18। और अगर 18 ग्राम हमने लिया तो 18 ग्राम क्या होगा? वाटर का मोलर मास होगा। 18 ग्राम क्या होगा? वाटर का मोलर मास। कैसे आएंगे 18 वाटर का मास? H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 + 16 विल गिव यू 18। तो भाई ये तो इसका क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास है ना, तो यूनिट क्या होनी चाहिए? यू होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने सेम चीज ग्राम में लिखी तो वो क्या कहलाया जाएगा? मोलर मास कहलाएगा। समझ आई बात की नहीं? तो एक मोल का मास किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर होता है। एक मोल अगर वॉल्यूम की बात है तो भाई अगर 18 ग्राम आपने रखा है पानी तो कुछ जगह घेर रहा होगा कि नहीं घेरेगा? तो उसकी वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, वो कितनी होती है? 22.4 लीटर्स, या अगर सेंटीमीटर क्यूब में कहो तो 22400 सीसी। ये क्या होती है? सीसी एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स। यानी कि अगर 1 मोल हमने सोडियम लिया है या 1 मोल हमने वाटर लिया है, तो 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम। वहीं 1 मोल वाटर का मास कितना होगा? 18 ग्राम। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर्स होगा, और इसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 22.4 लीटर्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक, इसमें अब देखो 1 मोल अगर आपने सोडियम लिया है मतलब 23 ग्राम सोडियम, तो क्वांटिटी हुई ना कुछ, तो बहुत सारे एटम्स होंगे उसमें, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे। और अगर वाटर की बात करें तो 18 ग्राम वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर हम किसी का भी 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर हमने 1 मोल सोडियम लिया है तो 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल लिया है मतलब वाटर का, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ना, एटम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो 1 मोल वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। CCP 12 into something 10⁻23 atoms, right? So 6. हाँ, उसी तरह। अब देखो जैसे अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें क्या होता है? 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम
ऑक्सीजन का होता है। अब देखो अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के? भाई एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने एटम्स हमें हाइड्रोजन के मिल जाएंगे। और अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का है तो एक ही एटम ऑक्सीजन का है, मतलब अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो इतने ही एटम्स ऑक्सीजन के भी होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ आई अच्छे से? तो एक मोल हमेशा किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर। और उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर्स होगी, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में 22400 सीसी होगी। ठीक, और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? पार्टिकल का मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल। 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। इस बड़ी सी इक्वेशन को नोट कर लो। ये जो बड़ी सी इक्वेशन लिखी है इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो अगर हमें एक मोल का मास पता है कि उसके मोलर मास के बराबर है, जैसे अगर हमको ये पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम्स होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि 69 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, तो आप बता सकते हो यूनिटरी मेथड लगा करके कि 1 मोल का मास 23 ग्राम है, तो 69 ग्राम में कितना मास होगा? हम इधर x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 69 इज इक्वल टू 23 इंटू x हो जाएगा। और x कितना निकल आएगा? 69 डिवाइडेड बाय 23, दैट इज 3। मतलब 69 ग्राम में 3 मोल्स होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर हमको एक मोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है तो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके उस एक के बजाय हमारे पास जितने भी मोल्स होंगे 0.5 है, 0.25 मोल्स हैं या 600 मोल्स हैं, उनका मास कितना होगा, उनकी वॉल्यूम कितनी होगी, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। तो उसी एप्लीकेशन से एक इक्वेशन और हम लोगों ने निकाल ली कि अगर 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर है, तो मान लो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का कुछ गिवन मास है, उसमें कितने मोल्स होंगे ये हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो अगर एक मोल कितनी वॉल्यूम घेर रही है? 22.4 लीटर्स या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब घेर रही है एससीपी पे। तो मान लो अगर हमारे पास x मोल्स हैं, उनकी वॉल्यूम क्या होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करके। वॉल्यूम एट एससीपी हम लोग निकाल सकते हैं। भाई अगर 1 मोल की वॉल्यूम कितनी है तो 10 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी, ये निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ठीक, अगर एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो कल को अगर हमें बताना हो कि 1/4 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको भी नोट करिए, फिर इस पर बेस क्वेश्चन करें। फटाफट नोट करिए इसको। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7 ग्राम नाइट्रोजन। किसमें कैलकुलेट करना है? 7 ग्राम नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। ठीक, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना होगा?
एक नाइट्रोजन 14 है, मतलब N2 हो जाएगा 2 into 14, दैट इज 28, राइट, 28 U। तो मोलर मास अगर हमें लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 28 ग्राम। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात में कोई दिक्कत? अब जरा देखो, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन क्या है हमको, मास गिवन 7 ग्राम नाइट्रोजन गिवन, मतलब हमको ये कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हम क्या लिखेंगे, 1 मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास कितना है, 28 ग्राम, और क्वेश्चन में हमको कितना मास गिवन है, 7 ग्राम। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं। तो 1 into 7 इज इक्वल टू 28 into x। x कितना आ जाएगा, 7/28, दैट इज 1/4। और 1/4 को अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो 0.25 मोल्स हो जाएगा। समझ आई बात? तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मोल का मास 28 ग्राम, तो 7 ग्राम का मास 1 से कम होगा कि नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, 0.25। समझ आई ये बात कि नहीं? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ of 50 centimeter cube of carbon monoxide at STP। mass of 50 centimeter cube of carbon monoxide at STP। ठीक है, अब देखो आपको मास निकालना है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मास और वॉल्यूम वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। मास और वॉल्यूम वाले कॉम्बिनेशन क्या था, मोलर मास अपॉन गिवन मास इज इक्वल टू 22 बाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 22400 cc अपॉन वॉल्यूम एट STP, यही लिखेंगे। अब देखो मोलर मास किसका चाहिए हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, एक कार्बन है इसमें और एक ही ऑक्सीजन है। कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना आ जाएगा 12 और 16 28। मोलर मास निकालने तो ग्राम, तो यहाँ मोलर मास की जगह क्या रखते हैं 28 ग्राम। हमको मास कैलकुलेट करना है, मतलब गिवन मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22400 cc, STP पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितनी है 50 cc, तो यहाँ 50 cc रखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 28 into 5 is equal to 2240 into x। x कितना आ जाएगा 28 into 5 upon 2240, राइट। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 4, 2 7 जा 1 1 2, 7 6 42। ठीक, तो x आ गया 1/16 ग्राम्स। अब जो भी इसका ग्राम वो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1/4 होता है 0.25, तो 0.25 इंटू 0.25 0.0625, राइट, 0.60625 आ जाएगा ग्राम्स में। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, मास हो गया। अब देखो जरा, ऑब्वियस सी बात है, अगर 28 ग्राम इतनी वॉल्यूम घेर रहा है, तो 50 ग्राम तो बहुत छोटी, 50 cc कितना बहुत छोटा सा मास घेर रहा होगा ना, तो कितना है 0.0625। ठीक है, समझ आया ये? तो ये पूरा यूनिटरी मेथड पे बेस इक्वेशन है, जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, और ये ऐसी इक्वेशन है जो आपको पूरी स्टोइकियोमेट्री में मदद करने वाली है। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं याद है तो आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं ला पाओगे, तो ये आपको याद रखना है इक्वेशन। समझ आई बात? अब देखो एक नया क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट
number of moles, comma, total number of molecules, और total number of atoms, and number of hydrogen atoms, in 294 grams of sulfuric acid, in 294 grams of sulfuric acid. हमको ये कैलकुलेट करना है। तो जरा देखो, अगर हम लोग इक्वेशन लिख ले वो बड़ी सी वाली, तो बड़ी सी इक्वेशन क्या थी, 1 मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स is equal to molar mass upon given mass is equal to 22.4 liters या 22400 cc upon volume at STP is equal to 6.02322 into 10 to the power 23 particles upon number of atoms या molecules। ये था हमारे पास, ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास जो गिवन मास है, गिवन मास ऑफ H2SO4 कितना है, 294 ग्राम के। अगर हम मोलर मास निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कितना आएगा, 98 ग्राम। कैसे निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम। 1 हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 2 + 32 + 64, तो आप ऐड करोगे तो 98 ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया, 98 ग्राम। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने में मास पता है, तो हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पहला वाला। ठीक, तो पहला वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन गिवन मास। 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स निकालने, इसको x मान लेंगे। मोलर मास कितना है, 98, गिवन कितना है, 294। x निकाल सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 294 अपॉन 98 इज इक्वल टू x। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो x इज इक्वल टू 3 मोल्स आ गया। पहला वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई सल्फ्यूरिक एसिड का तो ये मॉलिक्यूल है ना, 294 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला कॉम्बिनेशन। या अब तो हमें मोल्स भी पता चल गए ना, तो हम मोल्स और नंबर वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाला यूज कर लेते हैं। ठीक, तो 1 अपॉन 1 मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का मतलब अगर मॉलिक्यूल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मात्र मॉलिक्यूल, और अगर एटम है तो क्या लिखेंगे, एटम। तो यहाँ हमारे पास H2SO4 है, मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल है। ठीक, अपॉन x मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल निकालने तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे, x मॉलिक्यूल। ये बात समझ में है। कितने मोल्स हैं हमारे पास, 3 मोल्स है ना, 294 ग्राम में कितने मोल्स है, 3। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 3 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन x मॉलिक्यूल। क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18.066 into 10 to the power 23 molecules of
H2SO4। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। समझ आई ये बात कि नहीं? ठीक, अब देखो हमारे पास 3 मोल्स हैं। अब हमें और क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, जरा देखो, 1 molecule of atom, 1 molecule of H2SO4, sorry, not atom, H2SO4 has 2 atoms of hydrogen. कितने एटम्स हैं? 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. इतने एटम्स हैं हमारे एक मॉलिक्यूल में, बोलो। तो therefore 1 molecule of H2SO4 has 7 atoms. टोटल कितने एटम्स हुए? 7 एटम्स हुए ना भाई, 2 इसके, 1 इसका और 4 इसके, तो ऐड करोगे टोटल क्या आएगा? 7 आएगा। अब जरा देखो, हमारे पास कितना गिवन मास था? 294 ग्राम मास था। हमने 294 में कैलकुलेट करा तो उसमें कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। और 294 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब जरा देखो, अगर एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, तो 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? बताओ जरा। 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक समोसा 7 रुपए का है, तो 2 समोसे कितने के हुए? क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, 18.066 into 10⁻23 molecules of H2SO4 will have 7 into 18.066 into 10⁻23 atoms. समझ आई? अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7 6 42, 7 6 42, 126.462 into 10⁻23 atoms, राइट? अगर डेसिमल प्लेस को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 पावर और बढ़ जाएगी, मतलब 1.264 into 10⁻25 एटम्स। क्लियर है ये बात? डेसिमल इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया है। समझ आया यहाँ तक? इतने में कोई दिक्कत? ओके, ये तो 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी चाहिए हमको। अब देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम थे? तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं? 18.066 into 10⁻23। तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के एटम्स आ जाए? 2 से। समझ में आई बात कि नहीं? तो नंबर ऑफ, फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो, 1 molecule of H2SO4 has 2 atoms of hydrogen। ठीक, 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे एटम्स? 2 से उसे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 into 18.066 into 10⁻23 atoms of hydrogen। क्या आएगा? 36.132 into 10⁻23। अगर डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 3.6 into 10⁻24 एटम्स हो जाएंगे। समझ आई बात कि नहीं? नोट करिए अब इसको। देखो, ये तो था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सीखा कि 1 मोल के वैल्यूज हमको पता रहती हैं, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग यूनिटरी मेथड लगा करके बाकी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। ठीक, अब बात आती है एक एवोगैड्रो लॉ की। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर और प्रेशर, तो इक्वल वॉल्यूम्स
equal volume of different gases, equal volume of different gases will have equal number of particles. कहने का मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान फिक्स कर दिया है और प्रेशर 1 atm फिक्स कर दिया है और उस वक्त आपने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसेस ले ली है, लेकिन इन सभी का वॉल्यूम 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर और 2 लीटर लिया है। तो जितने पार्टिकल्स इसमें होंगे उतने ही पार्टिकल्स इसमें होंगे, उतने ही पार्टिकल्स इसमें होंगे और उतने ही पार्टिकल इसमें होंगे। अगर इसमें मान लो x मॉलिक्यूल्स होंगे तो नाइट्रोजन में भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे। समझ आई एवोगैड्रो लॉ का मतलब? समझ आया? तो अगर हमको मोल कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोगों ने नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं, तो उस वक्त हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एवोगैड्रो लॉ। उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे जितने नाइट्रोजन के होंगे, अगर दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल। समझ आई बात कि नहीं भाई? अगर अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देते, मान लो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और आपके पास 2 लीटर में मान लो 48 मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्स, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब 2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 48 है, और हमने कोई दूसरी गैस ले ली वाई, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका जो हमने वॉल्यूम लिया है वो 3 लीटर लिया है, तो बताओ उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, कितने पार्टिकल्स होंगे? 72। कैसे पता चला भाई? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x और y में अगर सेम वॉल्यूम लेंगे तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसका हमने कितना वॉल्यूम लिया, 2 लीटर, तो 2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, 48, मतलब 1 लीटर में कितने होंगे, 24 होंगे। तो इसका मतलब y का जो 1 लीटर लोगे तो उसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे, 24 पार्टिकल्स होंगे, और हमने इसका कितना मॉलिक्यूल्स, वो कितना वॉल्यूम लिया, 3 लीटर, तो 24 इंटू 3 कितना होगा, 72 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये भी क्या है, वही यूनिटरी मेथड ही है। बस यहाँ पे क्या बता दिया गया है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इक्वल वॉल्यूम अगर हम अलग अलग गैसेस की भी लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। तो इसको नोट करो, चलो नोट करो, एवोगैड्रो लॉ हेडिंग डालो और लिखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एटम को मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो एवोगैड्रो लॉ में लिखो, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, if temperature and pressure is constant, then वही मैंने कहा, ठीक है? If temperature and pressure is constant, then equal volume of different gases, equal volume of different gases will have equal number of particles, will have equal number of particles. ठीक है? तो यहाँ आज हम क्लास खत्म कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन लगा के आइएगा, कल वाली क्लास में डाउट्स पूछिएगा, ठीक है? जाओ।